सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का स्वागत है। आज बात एक ऐसे मसले की जो ये दिखा रहा है कि आखिर राजनेताओं को जब संविधान सौंपा गया था तो जो उम्मीद की गई थी कि अगर कुछ कमियां हैं या कुछ रह गया है तो उसको राजनेताओं की ईमानदारी पूरी कर देगी। लेकिन आज बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, केंद्रीय एजेंसी के बीच में कहना चाहिए, जिस तरह की तानातनी है और सिर्फ एक अपराधी को लेकर, एक आरोपी को लेकर जिस पर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मामले हैं और मामले भी ऐसे कि दलितों और आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण, उनकी जमीनों पर कब्जा और उसके बाद अवैध तौर पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर देना। यहां तक भी बस नहीं था, केंद्र की एजेंसी ईडी जब राशन घोटाले और दूसरे मामलों पर जांच करने पहुंचती है तो उस पर हजारों सैकड़ों लोगों के साथ हमला, जानलेवा हमला था और उसमें बड़ी मुश्किल से जान बची। ऐसे गंभीर मामलों के बावजूद जब हाई कोर्ट लगातार कह रहा है कि आखिर वो अपराधी कहां है, तब 55 दिनों बाद वो शख्स पकड़ा जाता है। ऐसा मामला शायद ही इस देश में देखने को मिला होगा कि एक राज्य सरकार किसी आरोपी को, वो भी इतने संगीन अपराधों से जुड़े होने पर भी, इस तरह से बेशर्मी की हद तक जाकर बचाती हो। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है, ये कहानी किसी एक अपराधी की नहीं बल्कि उसके पीछे कुछ छिपने वाले लोगों की है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। आप समझ तो गए होंगे कि मैं शाहजहां शेख की बात कर रहा हूं, 24 परगना जिले के उस आरोपी की जिसने वहां एक अवैध साम्राज्य खड़ा कर दिया जहां आप सीधे सड़क से जा नहीं सकते। उस पूरे हिस्से में यानी संदेश खाली में किस तरह आतंक का साम्राज्य उसने खड़ा किया था वो पूरा देश जानता है, लेकिन देश ये नहीं जानता कि इसके पीछे कौन खड़ा है और क्यों ममता सरकार कानून, संविधान सबको ताक पर रखकर इसको बचाने में लगी है। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री वहां हैं, उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा और कड़ा वक्तव्य दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कपिल शर्मा, मेरे सहयोगी और सीनियर एडिटर यहां और मध्य प्रदेश चैनल के हेड। मेरे साथ हैं तापस, जो कोलकाता से पूरे वेस्ट बंगाल की नब्ज रखने वाले जर्नलिस्ट के तौर पर तापस हैं, और मेरे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, उनसे आप परिचित होंगे, पूरे देश की पॉलिटिक्स को एक बहुत ही गहरे नजरिए से और उसको इतिहास और सामाजिक परिस्थितियों में देखने वाले। शुरुआत करता हूं मैं तापस से। तापस, आखिर ऐसा क्या है इस समय, क्या आपको लग रहा है कि इस समय रस्साकशी चल रही है, इसका अंत क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अर्जेंट मैटर नहीं माना है तो उसकी सुनवाई नहीं हुई और हाई कोर्ट का आदेश है, उस पर कोई स्टे नहीं है। लेकिन ममता सरकार यह कह रही है, या सीआईडी ने कहा, एक छोटा सा नोट है जो यह कह रहा है कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज अभी की क्या सिचुएशन? जी देखिए, हर मिनट एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है कि हम जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं। अगर मैं क्रोनोलॉजी समझाऊं, हाईकोर्ट ने कल चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया था कि सीबीआई को सौंपा जाए ये केस, और सीबीआई को कहा था कि आप तहकीकात कीजिए, 4:30 बजे तक आप सीआईडी से इसे अपने हिरासत में ले लीजिए। सीबीआई पहुंचती है, 2 घंटे तक इंतजार करती है, तब तक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आज हम सुनवाई नहीं करेंगे, आप कल आओ। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई सुनवाई नहीं की। दूसरी ओर सीबीआई मूव किया कलकत्ता हाई कोर्ट, जहां बोला कि एक कंटेम्प्ट प्ली इशू की जाए। तो सीआईडी के खिलाफ कंटेम्प्ट प्ली इशू होता है, जिसमें दोबारा कलकत्ता हाई कोर्ट ये आदेश देता है कि सीबीआई को सौंपा जाए तुरंत, 4:15 के भीतर उन्हें हैंडओवर करना पड़ेगा। और कंटेम्प्ट प्ली भी इशू किया, कल इन लोगों को हैंडओवर नहीं किया गया था। अभी जो ताज़ा जानकारी हमें मिली है, 10 मिनट पहले किसी सीनियर लॉयर से बात हो रही थी मेरी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, वो कह रहे हैं कि अभी 5 बज चुका है, अभी तक 4:15 से लेकर 5 बजे तक सीबीआई वहां पर मौजूद है सीआईडी के दफ्तर में। अभी तक सीआईडी ने हैंडओवर नहीं किया शाहजहां शेख को, वजह नहीं बताया जा रहा है। तो वो हाईकोर्ट दोबारा मूव करने के प्लानिंग कर रहे हैं कि ईडी के तरफ से शाहजहां शेख को हैंडओवर नहीं किया जा रहा। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोर्ट का रवैया देखें, चाहे वो हाईकोर्ट हो कि सीआईडी से
शाहजहां शेख को हैंडओवर सीबीआई को ही करना है, लेकिन राज्य सरकार इतनी परता से कुछ मिनटों में कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के कुछ मिनटों में वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर विरोधी सवाल कर रहे हैं। क्योंकि ईडी और सीबीआई, ईडी ने खासकर कोर्ट में ये दलील रखी थी कि ये पूरे राशन घोटाले के पीछे शाहजहां एक कड़ी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मछली है। ये बहुत बड़ी मछली या बहुत बड़ी मछलियां कौन हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ईडी ने और सीबीआई ने बाद में ये भी कहा था कि राज्य पुलिस की ओर से, सीआईडी की ओर से जिस तरीके से शाहजहां को शील्ड किया जा रहा है, बचाने की कोशिश किया जा रहा है, उन्हें लगता है कि एविडेंस के साथ टैंपरिंग हो सकता है। जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने तुरंत ही ऑर्डर दे दिया था कि आप सीबीआई को हैंडओवर करते हैं और सीबीआई इसकी जाँच करेगी। पहले जो सिट बनाया गया था उस सिट को खारिज कर देती है कलकत्ता हाईकोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि राज्य सरकार इतनी तत्परता से क्यों मूव कर रही है। हमारे टैक्स पेयर की जो पैसा है, जब उनको नतीजा मालूम है, किसी भी लीगल एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं धीरेन की ऐसी स्थिति में मैटर को सब जुडिस नहीं कहा जाता है। तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हाईकोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर था, आज कंटेम्प्ट इशू हुआ, उसके बावजूद भी 4:15 का जो डेडलाइन था वो 5 बज चुका है, अभी तक हैंडओवर शाहजहां को नहीं किया गया। ये क्यों नहीं किया गया, ये शायद राज्य सरकार या सीआईडी बता पाएगी। लेकिन सीआईडी, जो सूत्रों के हवाले से खबर कि सीआईडी पर भी एक दबाव है कि शाहजहां शेख को हैंडओवर किया जाए तो किस तरीके से किया जाएगा। सीआईडी ने अभी तक आज कम से कम ये नहीं कहा कि वो हैंडओवर नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि पेपर वर्क में वक्त लग रहा है, इसलिए सीबीआई इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई का भी रुख काफ़ी ज़्यादा सख्त है आज, क्योंकि कल 2 घंटा बिठाने के बाद उन्हें जब वापस भेज दिया गया था, आज सीबीआई ये तैयारी के साथ ही गया था कि वो जाएंगे, ऑर्डर की कॉपी रखेंगे, शाहजहां को लेंगे और मिनिमम जो पेपर वर्क है वो ख़त्म करके वो शाहजहां को अपने हिरासत में लेके निज़ाम पैलेस पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया, बल्कि दूसरी ओर ईडी ये कंटेम्पलेट कर रही है कि वो हाईकोर्ट जाए और हाईकोर्ट को बताए कि उनके डेडलाइन पार होने के बावजूद भी ना सीआईडी की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा है, ना ही शाहजहां को हैंडओवर किया जा रहा है। धीरे देखिए कितनी बड़ी उसके साथ है। क्या अभी मैं कपिल आपके पास आ रहा हूं, आप क्या मुझे ये सोचें कि इससे पहले इस तरह का मामला, मतलब साफ तौर पर वो शख्स क्रिमिनल है दिख रहा है, प्राइमा फेसी हम लोग कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं क्योंकि वो तो कोर्ट का काम है, लेकिन इतने संगीन आरोपों के साथ दलित, पिछड़े दलित और जो बहुत ही कमजोर तबके की महिलाएं हैं वो सड़कों पर रो रही हैं, उनके साथ ये हो रहा है। और आप उस महिला मुख्यमंत्री ने जो ये मां मांटी मानुष की बात करके सत्ता में आई, वो इस तरह कर रही है। इस तरह का मामला आपने पहले कभी देखा है? धीरेन जी, बहुत ये जिस तरह की जो खबरें संदेश खाली से आई थी, उसके बाद जिस तरह से आपने भी कहा कि साफ कुछ चीज़ें हैं जो शीशे की तरह साफ दिख जाती हैं, वो उसी तरह दिख रहा है। लेकिन ये जो खेल चल रहा है अदालत, पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, उससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो रही हैं। मुझे दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें ध्यान आ रही हैं कि इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछा है कि हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मजबूर कर रही है जो सियासतदानों को कि कोई यदि मुजरिम है, कोई यदि आरोपी है, वांटेड है किसी केस में, तो उससे पूछताछ रोकने के लिए जो 2 एजेंसियां, 2 सरकारी एजेंसियां जिनका दोनों का काम है किसी केस को इन्वेस्टिगेट करना, किसी क्राइम की तहकीकात करना, उसकी पड़ताल करना, लेकिन वो दोनों एजेंसियां एक क्रिमिनल को शील्ड करने के लिए, मैं ये कहूँगा कि उसको अपने कब्जे में रखने के लिए अदालत और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही हैं, बड़े बड़े वकील खड़े किए जा रहे हैं। मसला क्या है? मसला है कि एक क्रिमिनल है, उसके क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है, तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा और क्या इन्वेस्टिगेट करेगा, इसी का जो झगड़ा चल रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आप तुरंत 4:15 बजे तक आपको कस्टडी देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी कस्टडी सीआईडी, सीबीआई को नहीं दे रही है। मतलब राज्य सरकार किसी केंद्र की एजेंसी को उस क्रिमिनल को हैंडओवर करने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे में जो एक जाहिर तौर पर सवाल उठता है, एक जो लाजमी सवाल है, वो ये है कि ऐसा क्या है जिसको छुपाया जा रहा है, ऐसा क्या है जो वो उस क्रिमिनल के सीने में जो आरोपी है, अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो आरोपी है
उसके सीने में ऐसे कौन से राज दफन हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, या उसके पीछे कौन लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए ये सारा जो खेल है वो चल रहा है। तो ये बड़ा सवाल है, और इस बड़े सवाल में जो छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के मन में संदेह पैदा कर रही हैं, वो इस देश और इस देश के संविधान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल, मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि ये पूरा जो मामला है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है, लेकिन इसमें एक जो मूल बात है वो कहीं हम भूल रहे हैं, वो कहीं पीछे जा रही है कि अगर किसी ने अपराध किया है, अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, उसकी जो तहकीकात है वो तो होनी चाहिए, लेकिन बाकी सब हो रहा है, बस यही चीज नहीं हो पा रही। जी, मेरे अनुपम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनुपम जी, अनुपम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मुझे आ रही है। आपको आवाज़ आ रही पुंडी सर? जी, अनुपम जी। जी हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको आ रही? जी, मुझे अच्छे से आ रही है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं अनुपम जी। सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलता है, एक बार नहीं, दो बार खुलता है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक अरेस्ट होने के बाद हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि वो अर्जेंट हियरिंग होती है। एक ऐसा मसला है जिसमें एक राज्य सरकार पूरी तरह हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने तो बात की दूर है, उसके अगेंस्ट जा रही है और कोई स्टे नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उसको अर्जेंट हियरिंग नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। आखिर आपकी नजर में ये कोई अर्जेंट हियरिंग का मामला है कि नहीं है, जब संविधान को इस तरह से तार तार किया जा रहा हो? पुंडी साहब, पहले तो देखिए कि आज ममता बनर्जी की सरकार ने दोबारा कंटेम्प्ट कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज इनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है, 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है, क्योंकि जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं है तो कोलकाता हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टैंड कर रहा था, और कोलकाता हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर स्टैंड कर रहा था तो कल 4:15 बजे तक ये कस्टडी शाहजहां शेख की सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए थी। आपने नहीं किया, उन्होंने आज कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया। उसके बाद उन्होंने आज फिर 4:15 बजे का एक समय तय किया कि आज 4:15 बजे तक सौंप दें, और आप देख रहे हैं 5:15 बज चुका है, 1 घंटा उसके ऊपर भी जा चुका है। तो इन्होंने आज दोबारा कंटेम्प्ट किया है। कंटेम्प्ट का लॉ कहता है कि उसी मामले में बार बार गलतियां हर बार एक नया कंटेम्प्ट इनवाइट करती है, आई मीन दूसरा कंटेम्प्ट केस चलेगा। रही बात ना सौंपने की, तो कोई नई बात नहीं है, हम पहली बार भी देख चुके हैं कि 48 वारंट्स के बाद भी मुख्तार अंसारी को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश को नहीं सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा था, दुष्यंत दावे जैसे महंगे वकील को किया था, जिनका आज 55 लाख रुपए का बिल कांग्रेस पंजाब सरकार के यहाँ पेंडिंग है और सरकार पे नहीं कर रही है। तो इस बार अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हैं, वो भी इतने ही महंगे वकील हैं, मैंने खुद उनको अप्रोच किया है, इंगेज किया है, मैं जानता हूँ। फिर रही बात शाहजहां शेख की, 11 FIRs हैं। सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे बड़ा आरोप है शाहजहां शेख पे, दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण का, बलात्कार का, उसकी एक भी FIR में बलात्कार का कोई भी जिक्र नहीं है। आप देखें जो उस पर सबसे बड़ा आरोप है वो तो उस पर FIR ही नहीं हुई है। तो अब सवाल आता है कि साहब ऐसा क्या, ममता बनर्जी को ऐसी क्या एक समस्या आ गई कि वो 2 बार कंटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं, करदाताओं के करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन शाहजहां शेख को देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये वही शाहजहां शेख हैं जिनको गिरफ्तार करने गई ईडी टीम के सर फोड़ दिए गए थे, गाड़ियां फोड़ दी गई थी, और ममता बनर्जी सरकार द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ लड़की छेड़ने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। तो मुझे समझ में आता है कि इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि ममता बनर्जी, आप जानते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि इधर जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे अगर आप उनका मुस्लिम वोट ले लीजिए, पूरा जो गठबंधन बना है इंडिया सिर्फ इसलिए बना है कि साहब मुस्लिम वोट विभाजित ना हो पाए, तो वो अपना मुस्लिम वोट का, आप जानते हैं बंगाल में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ऐसे में वो एक तो मैसेज देना चाहती हैं कि उन्होंने एक मुस्लिम नेता को
किस हद तक जाकर बचाया। वैसे भी देखिए, शाहजहां शेख के बचपन के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इनके जो अब्बा हैं उनकी 2 बेगमें हैं, एक बांग्लादेश में है, एक बंगाल में है। माना जाता है कि ये बांग्लादेश वाली बेगम के लड़के हैं और इलीगल तरीके से क्रॉस ओवर करके आए हैं। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बात का खौफ है कि अगर सेंट्रल एजेंसीज़ के हाथ वो चढ़ जाता है, और आप जानते हैं फिर वो लंबे समय तक ज़मानत होना मुश्किल हो जाती है, तो वो सेंट्रल एजेंसीज़ के सामने क्या बयान दे दे, किसको फंसा दे, उसके बयान की आँच ममता बनर्जी के भतीजे तक आ जाए, खुद ममता तक आ जाए, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों मंत्रियों तक आ जाए, तो ये उनका खौफ है। और मुस्लिम वोट को जो एक सुरक्षित है उनके नीचे मुसलमान, ये उनका एक संदेश है, जिसके चलते रही बात कंटेम्प्ट की, तो मेरा तो अपना मानना है कि जब ममता बनर्जी ये कहती है कि जिन लोगों का आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा, हम बंगाल से नया आधार कार्ड जारी कर देंगे, ये क्या बात हुई भाई? अगली बार आप बंगाल में नोट छापना भी शुरू कर देंगे, आधार कार्ड सिर्फ भारत सरकार इशू कर सकती है। तो ममता बनर्जी ना सिर्फ भारत का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ रही हैं, बल्कि वो तो एकदम देश तोड़ने की बात कह रही हैं। और मज़ेदार बात यह कि इसके बाद भी संविधान की हत्या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पुंडीर साहब, मैं एक आज प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो ज़रूर सुन लेते हैं पहले, और उसके बाद मैं फिर तापस के पास जाऊंगा। एक बयान जो उन्होंने आज दिया है खासतौर से संदेश खाली की उस हालात पर, वो एक बार सुनते हैं। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर वहां संदेश खाली की बात कर रहे हैं, तापस एक बात ये समझ में न आने वाली है, ममता बनर्जी जिस इशू को उठा रही हैं, कह रहे हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, हमारे तमाम चीज़ों के बारे में वो बोल रही हैं, सीधे सेंटर पर अटैक कर रही हैं। लेकिन राजनीति एक अलग चीज़ है। आपने गिरफ्तारी के तुरंत बाद आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, पार्टी से सस्पेंड हो गया है। इसके बावजूद जब वो अरेस्ट होता है तो जिस तरह वो जा रहा है, कोर्ट के अंदर जा रहा है, हम लोगों ने इतने सालों तक, आपने भी क्राइम कवर किया है, अलग अलग जगह इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज की हैं, कभी इस तरह से एक जैसे मार्च देख रहा हो, उसके सामने मार्च पास्ट कर रही हो एजेंसी, इस तरह दिख रहा है, कोर्ट के अंदर बहुत ताकत के साथ घुस रहा है, और उस निकाले हुए आदमी को ममता बनर्जी की सीआईडी केंद्र की जांच एजेंसी को सौंपना नहीं चाहती और कह रही है हम तेज कर रहे हैं जांच। आप, ऐसा क्या है? मतलब अपराधी पकड़े जाते हैं, राशन घोटाले में भी इससे पहले भी पकड़े गए हैं, घोटाले में आप कई घोटाले ममता की पार्टी के लोग हैं जिसमें से केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर हैं, अरेस्ट भी हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है? क्योंकि आप वहां गए हैं, आपने एक एक चीज देखी है, ऐसा क्या है? जी देखिए, अगर राजनीति की बात की जाए तो शाहजहां शेख अनडाउटेडली संदेश खाली के बेताज बादशाह है, और वो कैसे बादशाह है जिनको हमेशा से पुलिस प्रोटेक्शन मिलता आया है, चाहे वो पुलिस प्रोटेक्शन की बात हो या पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात हो, उन्हें हमेशा से ये मिलता आया है, जिस वजह से वो एक आम कर्मी से लेकर वो डॉन बन चुका था उस इलाके का। लोग उनसे कतराते थे उनके खिलाफ कोई भी बातचीत करने के लिए। अगर कहीं कुछ बोल भी देते थे तो पुलिस के पास चले जाते थे, तो उनको बोला जाता था कि आप ये वही थे। 2011 में जब ममता एक बार आप दोहराएंगे, आपकी आवाज थोड़ा कट गई थी जी।
जी देखिए 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तब से लेकर शेख शाहजहां पहले लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ था, सीपीएम के एक सपोर्टर थे, कोई बहुत बड़े नेता थे। लेकिन जब वो तृणमूल में आए 2011 के बाद 2000 के आसपास, और ये बताया जा रहा है कि 2016 ऑनवर्ड यानी ममता बनर्जी के जो सेकेंड टर्म तब से लेकर वो बड़ा नेता बन गया था। वहाँ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करना हो, वहाँ पर कोई जलसा करना हो, वहाँ कोई भी कार्यक्रम करना हो तो उसके परमिशन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक परिंदा पड़ भी नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति है शेख शाहजहां की। अगर आप कहें राजनीति की बात, संदेशखाली देखिए चुनाव से पहले हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों में, पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स बहुत अहम भूमिका निभाती है। संदेशखाली ब्लॉक 2 जो नदी के दूसरे छोर पर है और कुछ हिस्सा नदी के इस पार भी है, बेर मोजूर का इलाका, वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक उतना ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पहुँचने के बाद वो लोगों को जब दिलासा दिए कि बीजेपी पार्टी खड़ी है, तब लोग और भी कंसोलिडेट होने लगे। कहीं ना कहीं ये डर जो है ये सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर है कि अगर ये वोट बैंक अगर हाथ से निकल जाता है किसी तरह, क्योंकि बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है हिंदू वोट बैंक, जो उत्तर बंगाल में बीजेपी का स्ट्रांग डोमिनेंस कहा जाता है, लेकिन दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया, ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है। लेकिन यहाँ अगर हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट कर लेती है बीजेपी और वो अगर बीजेपी के खाते चली जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि संदेशखाली जैसी चीज़ें, एक तो करप्शन का इशू हम देखते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन संदेशखाली की घटना सामने आने के बाद हमने देखा कि अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट में जो लोकल जो नेता है अलग अलग जिलों में, उनके खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हुआ था। तो कहीं वो अगर वो आग लग जाती और आग फैल जाती तो वो सरकार के लिए बहुत मुश्किल होती। प्लस अगर शाहजहां शेख को इतना आसानी से हैंडओवर किया जाए सीबीआई को और उसको दरकिनार कर दिया, उससे तो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अगर और भी शाहजहां कहीं है तो उनके लिए क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि शाहजहां जैसे लोग ही वोट मशीनरी को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहा जाता है यहाँ पर वोट होता नहीं है, यहाँ पे वोट करवाया जाता है, साइंटिफिक रिगिंग होता है, और यहाँ वोट कराने का जो टेक्निक है वो पूरे भारतवर्ष में कहीं हमने देखा नहीं है। तो इसलिए अगर एक शाहजहां को इतना आसानी से हम अगर सेक्रीफाइस कर देते तो बाकी शाहजहां का भी कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो अगर वो वोट मशीनरीज ठीक से काम नहीं करेगी तो फिर वोट में क्या रिजल्ट ममता सरकार के फेवर में होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर भूमिका अगर पुलिस की बोले, मैं इसी सिलसिले में संदेशखाली में शेख शाहजहां गिरफ्तार होने से पहले वहां पर जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कई राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जहां लेफ्ट के निरापदोष सरदार भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोर्ट से बेल मिला। तकरीबन 15-16 दिन बाद उन्हें हाईकोर्ट से बेल मिला। और हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, उनके खिलाफ एफआईआर पहले दर्ज हुआ, कंप्लेन बाद में दर्ज हुआ। एफआईआर 9 तारीख को दर्ज हुआ, 10 तारीख को कंप्लेन दर्ज हुआ। लेकिन अगर जो क्रिमिनल प्रोसीजर है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पहले एक कंप्लेन दर्ज किया जाता पुलिस के सामने, पुलिस देखेगी उस पर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर 24 घंटे के अंदर एफआईआर किया जाता है। लेकिन यहाँ एफआईआर पुलिस ने पहले किया और जो कंप्लेनेंट है वो अगले दिन आकर अपना कंप्लेन दर्ज करवाती है। तो पुलिस की भूमिका पे सवाल तो हाईकोर्ट ने शुरू से ही उठाया था। अब पुलिस ने बाकायदा जिस तरीके से तृणमूल पार्टी की तरफ से बयान आ रहा था कि 7 दिन में 10 दिन में शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोर्ट ने भी यह पूछा था कि आपको पता है शाहजहां कहां है, तो पुलिस ने कहा था कि नहीं, हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके खिलाफ 8 फरवरी के बाद कई सारे कंप्लेंट्स दर्ज हुए थे जो लोकल लेवल पे, थाने लेवल पे दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने क्यू एक्ट नहीं किया। और जिस तरीके का दबदबा शेख शाहजहां का वहाँ पर था, पुलिस को मालूम था कि वहाँ क्राइम हो रहा है पिछले कुछ सालों से, पुलिस ने क्यों कोई सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया और एक अलग सा कंप्लेंट दर्ज करा के शाहजहां को ढूंढने की कोशिश नहीं किया। जिस दिन हाईकोर्ट ने कहा कि कोई रोक नहीं है, आप गिरफ्तार कर सकते हैं या केंद्रीय एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है, या पुलिस या सेंट्रल एजेंसी, जिसके हाथ वो पहले लगे, हमने पुलिस का तत्परता देखी और अगले 48 घंटे के अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाता। तो यहाँ जो इंटेंशन है, जो नीयत है, चाहे वो पुलिस की हो या राजनीतिक दल की या सरकार की, वो बहुत बड़े सवाल या निशान में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आम लोगों के मन में ये जरूर सवाल उठ रहे हैं। मैं कई लोगों से बातचीत किया कि हम अगर जाते हैं पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने, पुलिस घुमाती है, अलग अलग कानून
जब कोई ऐसा नेता हो जो रूलिंग पार्टी के काफ़ी करीब के हो नेता हो, तब पुलिस के पास ऐसे 100 एक्सक्यूजेस होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सिंगल बेंच होते हैं, डिवीजन बेंच होते हैं, ताकि टाइम किल किया जाए। तो ये पश्चिम बंगाल में बहुत नया नहीं है, लेकिन ये वोट मशीनरी जिस तरह से शाहजहां उस इलाके में कंट्रोल करता था, वो एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है कि जिस वजह से कई सरकार में जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस ना वो खोता दिखे। जी, एक बड़ी चीज हमको ये लगती है कि किस तरह से, चूंकि ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज कपिल नहीं हो सकती है, एक पार्टी, एक विधानसभा या तमाम चीजें एक पूरी सरकार को इस लेवल पर नहीं ले जा रही है कि जो पूरे केंद्र सरकार को या कानूनी एजेंसीज को इतने गुस्से को आमंत्रित करे, यहां तक कि वो जानबूझ के ममता बनर्जी जिस लेवल पर पहुंच रही हैं, वो सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, वो एक नेता का मसला नहीं है। जो जानकारी है, जो एजेंसीज है, वो ये है कि शाहजहां शेख सिर्फ एक कड़ी है, वो कड़ी है, इसकी नहीं कि राशन घोटाला हजारों करोड़ का, ऐसे वहां चिट फंड के एक मालदा, मुर्शिदाबाद, उस तरफ जो चिट फंड की कंपनियां जो खुली जाती थी वो हजारों करोड़ की हैं। कपिल, आप उनको, मतलब मैंने चूंकि वो सारी इन्वेस्टिगेशंस कवर किए हैं, पहले जब प्रणव दा थे तब भी मैं उस इलाके में घूमा, लेकिन ये जो शाहजहां शेख है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये उस राजनीतिक ताकत का जो पूरे बंगाल में, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वामपंथी पार्टियां रही हो, और जब बदलाव के नाम पर आई ममता बनर्जी, उसने भी उसी सिस्टम को पकड़ा। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग उसके पिघलने का है, क्योंकि ये एक उस तरफ का रास्ता दिखाता है कि किस तरह से इस देश में एक हिस्से में लोकतंत्र को रहन रख दिया एक सिस्टम के सहारे। आपको लगता है कि ममता बनर्जी इतनी ताकत तक चली जाएंगी कि राष्ट्र के ऊपर सवाल उठाने लगे? ऐसा लगता है कि क्या राजनीतिक सत्ता इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो ये सब तय करने लगेगी कि नहीं, ये चूंकि संविधान में ये लिखा नहीं है, कल को प्रधानमंत्री आएंगे नहीं आएंगे वो राज्य सरकार से पूछेंगे? ऐसा लगता है आपको? धीरज जी, देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, और संदेश खाली जैसा जो इंसिडेंट है वो 75 साल बाद हम देश में देख रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है न सिर्फ इस देश की एजेंसियों के लिए, बल्कि उन नेताओं के लिए जिनको जनता चुनकर के भेजती है कानून बनाने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए। लेकिन आज जो बंगाल में हो रहा है वो वाकई शर्मनाक है कि एक अपराधी को बचाने के लिए या उसको शील्ड करने के लिए कोर्ट और बड़े बड़े वकील तक वहां पर खड़े किए जा रहे हैं। और इसके पीछे आपने ठीक कहा कि ये सिर्फ किसी एक अपराधी की बात नहीं है और किसी एक अपराध की बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, इसके पीछे एक वोट बैंक का मकसद छुपा हुआ है। मुझे जो लगता है, मैंने तृणमूल के जो मंत्री हैं उनके बयान सुने हैं कि इसको पोलराइज किया जा रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में जिक्र किया कि इसका जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा, संदेश खाली का जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा कि किस तरह से जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, इसको भी आप पॉलिटिसाइज मान सकते हैं, एक राजनीति मान सकते हैं। पर ये राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों, जब एक अपराधी को इस तरह से शील्ड किया जा रहा है जो सामने के सामने दिख रहा है, आपने उसको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, मतलब उसका कोई अपराध है इसलिए आपने उसको गिरफ्तार किया है, तो फिर ऐसी कौन सी हिचक है कि अगर कोई और एजेंसी किसी और क्राइम में उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर उसको मांग रही है कोर्ट का, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप भी एक सियासत का हिस्सा हैं, आप भी अपनी सियासत को साध रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक, मैं इसको बहुत ही शर्मनाक इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि मुझे जो लगता है कि जब बात देश में क्राइम की आती है, महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है, जिस तरह की ग्रूसम तस्वीरें, जिस तरह की भयावह तस्वीरें संदेश खाली से आई हैं, उसके बाद भी अगर किसी का दिल नहीं पसीजता है, किसी का कलेजा नहीं फटता है, तो वाकई ये हमारे नेताओं के लिए जो अपराधियों के पीछे अपनी सियासत को साधने के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए डूब मरने जैसी स्थिति है। जाने कितने जो हैं इस तरह के मामले आए हैं अनुपम जी
कि कई बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि राजनेताओं में, चूंकि जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त भी बहुत जांच एजेंसियों का उनका चलता रहा अलग अलग मसले को लेकर, लेकिन इस लेवल तक जाना और आप जो साबित करना चाहती हैं ममता बनर्जी, वो कुछ आपको वो गूंज कहीं तमिलनाडु से सुनाई दे रही है, वो गूंज आपको कर्नाटक से सुनाई दे रही है, वो गूंज आपको अलग अलग जगह से सुनाई दे रही है। ये क्या आप इतने क्योंकि कोर्ट और वो तमाम चीजों को आपने इतनी गहराई से लॉज को कवर किया है, आपको क्या लगता है कि ये किस चीज का फायदा उठा रही है ममता बनर्जी? क्या साबित करना चाहती है इस लेवल तक जाकर कि कल को सेंटर की कोई रिट राज्य में ना हो, आप चाहे किसी भी मसले में हो? आपको मैं एक सौगत राय का बयान भी मैं सुनवा देता हूं आपके पास। इस सवाल के जवाब से पहले आप सुन लीजिए कि वो कह क्या रहे हैं, उसके बाद इस पर आप डिटेल से जवाब दीजिए। जी, सौगत राय का बयान सुनिएगा आप। यहाँ लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। तो प्रधानमंत्री जो भी करे कुछ खास नहीं होगा। राज्य सरकार ये विश्वास करते हैं कि सीआईडी ये मामला को फैसला कर सकते हैं, क्योंकि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कोई सीबीआई ईडी नहीं किया, पश्चिम बंगाल के पुलिस किया। तो इसलिए जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जी, तो अनुपम जी आपने सुन लिया, अब आप इस पर थोड़ा दर्शकों को बताइए, आखिर ये क्या है कि आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ मजाक करने पर आ जाएं? आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ मजाक करने पर आ जाएं। पुनीर साहब, कल भी हम लोग एक चैनल पे साथ बैठे थे, तब भी मैंने कहा था कि ममता बनर्जी फेडरल स्ट्रक्चर ही नहीं पूरा देश ही तोड़ने पर आमादा हैं। मैंने तमाम एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि किस तरह वो डीएमके वाले ईलम बना रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस में डीके शिव कुमार के भाई जो स्वयं एक कांग्रेसी सांसद हैं, वो साउथ इंडिया को पूरा काट के एक नया मुल्क बना रहे हैं। केजरीवाल साहब की पार्टी के उसमें राज्य में खालिस्तान आंदोलन पंजाब में फिर से ज़िंदा हो रहा है। और ममता का जहाँ तक सवाल है, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह भारतीय फ़ौज चीनी बॉर्डर की तरफ जा रही थी, चाइना बॉर्डर की तरफ जा रही थी, तो ममता ने दावा कर दिया था कि भारत की फ़ौज ने हिंदुस्तान की फ़ौज ने बंगाल पर हमला कर दिया, गोया बंगाल किसी और देश पे हो। 2018 में ममता बनर्जी ने बाकायदा आदेश दे के और डिक्लेयर करके सीबीआई की वेस्ट बंगाल में एंट्री बैन कर दी थी। ऐसा करने का उन्हें कोई हक नहीं है। अब वो अपना नया आधार कार्ड इशू करने की बात कर रही हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो वो दिखाना चाहती किस तरह वो बिल्कुल केंद्र सरकार से नहीं डरती, नहीं दबती, किस तरह मोदी से लड़ने वाली, मोदी से भिड़ने वाली वो अकेली नेता है। और दूसरी बात, जो एक 10 साल का एक समय एक ऐसा गुजरा है 2014 से, जहाँ पे आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी और मोदी से कैसे लड़ा जाए। तो फिर कभी धर्म पे हमला होता है, कभी भारत माता पे, कल आपने देखा ए राजा ने हमला किया, तो कभी देश के टुकड़े होने की बात होती है। और सबसे बड़ी बात कि अपराधियों को फिर वो कांग्रेस सरकार मुख्तार अंसारी को बचाए, ममता बनर्जी की सरकार शाहजहां शेख को बचाएं, इस लिमिट तक जाकर बचाएं। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो जनता में भी है, मीडिया में भी है, सोशल एक्टिविस्ट में भी है, एनजीओज में भी है, इंटरनेशनल मीडिया, जिसको ये सब नज़र नहीं आता। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कुल मिलाकर इतना ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हो चुका है देश में कि अगर आप मोदी के पक्ष में हैं तो उधर आपको कुछ गलत नज़र नहीं आता, अगर आप मोदी के विरोध में हैं तो उधर आपको कुछ गलत नज़र नहीं आता। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पुनीर साहब। और मैं मानता हूँ कि ममता बनर्जी सिचुएशन को गलत देखे, बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर एक दावा कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी सिचुएशन को गलत रीड कर रही हैं। बंगाल से हिंदुस्तान का नेशनलिज्म पैदा हुआ, वहाँ से उठा, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सिचुएशन को, स्थिति को एकदम गलत तरह से समझ रही हैं। मेरा मानना है कि कुछ राजनेता अभी भी
20 साल, 25 साल और 30 साल पुराने परिवेश में राजनीति कर रहे हैं। आपने लालू यादव का बयान देखा, लालू यादव को जैसे आज तक उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि 90 का दौर गुजर गया। वो आज भी तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली की बात करते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी की राजनीति ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, और इसका आपको केवल 2 महीने बाद आपको मेरी बात की सत्यता का अंदाज होगा। जी तापस, एक छोटा जवाब, मतलब आखिरी सवाल पे आपसे एक पूछना चाहूंगा तापस, कि आखिर है क्या वो डर? क्योंकि मैं एक विधानसभा का डर नहीं मानता हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी को कोई एक जीत या एक हार से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई तो कारण है कि ये जो तोता है जिसमें जान फंसी हुई है, शाहजहां शेख एक तोता है जिसमें राजा की जान फंसी हुई है, आखिर वो कौन सा है? क्यों इतना बड़ा डर है? क्योंकि आप इसको 355 356 तक ले जाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी अपने मुझे कई बार लगता है कि बीजेपी अपनी राजनीति को वहां ऊपर करने के लिए कई बार आम आदमी की परेशानी वहां दिख नहीं रही है। चाहे आपने चुनाव के बाद जब हम लोग 2.5 महीने 3 महीने घूम रहे थे, आप और हम लोग साथ ही उस समय बंगाल में, तब भी उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई वो अभूतपूर्व हिंसा थी, और अब ये जो दिखाई जा रहा है यह भी अभूतपूर्व है। तो आपको लगता क्या आप वो कारण बता सकते हैं कि क्या ये वो मशीनरी जानता है कि जिस तरह टीएमसी के गुंडे किस तरह से सत्ता पर और वोट पर काबिज हो जाते हैं, आम जनता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसके बावजूद सत्ता में आते हैं? क्या ये उस मशीन का हिस्सा है या बड़े लोगों से पहले के तिलिस्म को तोड़ने की चाबी है ये? जी देखिए, मैं आपको एक कहावत कहता हूँ कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, और ये राजनीति में एक बहुत ही पुरानी एक प्रवर्ब है जो हम कहते हैं कि हम कई बार सुने हैं। और ये एब्सोल्यूट पावर जो है, मतलब मैं एक भी सीट हार जाऊं, 10 सीट हार जाऊं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कल अगर मेरी सत्ता चली जाए तो फिर क्या होगी, नेतृत्व क्या है? ये राजनेता भूल जाते हैं कि हर किसी को कहीं ना कहीं बदलाव के थ्रू जाना होता है और बदलाव ही एकमात्र कांस्टेंट चीज़ है दुनिया में, और ये राजनेता मानने को तैयार नहीं होता। और पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं वही है। कल किसी नेता ने कहा बीरभूम में कि हम अगर हमें स्टेट मशीनरी अगर हमारा साथ दे तो हम ममता बनर्जी को और पार्टी को बीरभूम से 2 सीटें हम गिफ्ट पे दे सकते हैं। ये सार्वजनिक तौर पर एक पार्टी मीटिंग में वो कह रहे हैं। तो आप समझ रहे कि एक बड़े नेता, एक विधायक जब इस तरह की बात करते हैं तो ये गलत प्रेसिडेंस सेट करता है। उसको अगर पुलिस मशीनरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और पॉलिटिकल मशीनरी जो स्टेट गवर्नमेंट पावर में है वो सपोर्ट करती हैं तो कितना बड़ा प्रेसिडेंस सेट होता है। शाहजहां शेख, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो ऐसे बहुत से राज से वो इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सेंट्रल एजेंसीज के पास वो चले जाएं और अगर पुलिस कस्टडी में वो टूट जाते हैं और अगर अपनी ज़ुबान खोल देते हैं और उस हिसाब से अगर ट्रेल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस चलती हैं तो शायद और बहुत बड़े नाम सामने आ सकते हैं। और अगर उनको तिहाड़ भेज दिया जाता है, हम अनुब्रत मंडल को देखे थे, वो काफ़ी बड़े नेता है, शाहजहां से बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता थे, उनकी तूती बोलती थी बीरभूम में, कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था, आईपीएस अफसर उनसे डरते थे। उनकी क्या हालत हो गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी बेटी को गिरफ्तार कर दिया गया, उनको तिहाड़ भेज दिया गया। ये डर एक ज़रूर है तृणमूल कांग्रेस को कि अगर शाहजहां शेख तो मुंह खोल देता है पुलिस कस्टडी में कोलकाता में, तो अगर उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ट्रेल है, इन्वेस्टिगेशन ट्रेल अगर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के पास पहुंच जाती है तो चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा डिविडेंड विरोधी दल खासकर बीजेपी को मिल जाएगी। क्योंकि लोग हर जगह पर कि अगर पुलिस इतनी सचेत है, इतनी प्रता से काम कर रही है, राज्य सरकार इन गुंडों को या फिर इन क्रिमिनल्स को शेल्टर देने की इतनी पूरी जीतोड़ कोशिश करे तो हमारे लिए कहाँ है। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, आप अगर ध्यान रखेंगे कि 2011 में सत्ता पलट चुकी थी और ममता बनर्जी पावर में आई थी, उस समय लोगों ने खासकर ममता बनर्जी के फेवर में वोट नहीं किया था, लोगों ने वोट किया था सीपीएम और लेफ्ट के खिलाफ, 34 साल के रूल के खिलाफ उन्होंने वोट किया था। अभी भी लोग
ढूंढ रहे हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी को हराना है तो कोई तो अपोजिशन होना चाहिए जिनका दामन लोग थामे, लेकिन ऐसे कोई अपोजिशन भी नहीं है, जिस वजह से एक अपर हैंड मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है इस समय राज्य में। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि ये पूरा मसला जो है अभी भी हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट के पास ईडी पहुंची है। अभी कंफर्मेशन मेरे पास आई है 10 मिनट पहले कि ईडी के जो वकील है वो हाईकोर्ट के पास गए हैं और इस बात को उन्होंने बताया है, और इस बारे में हाईकोर्ट का क्या कुछ है ये हमें सुनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शान का जो मसला है, जैसा आपने कहा, ये कड़ी है, ये एक ऐसा कड़ी है जिस कड़ी को अगर तोड़ा जाए तो शायद बहुत बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, बहुत बड़े मछलियां या मछली जाल में फंस सकते हैं सेंट्रल एजेंसीज के। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उन्हें शील्ड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी चाहूंगा जो तापस जो कह रहे थे कि क्यों इन गुंडों को, जो घोषित क्रिमिनल हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टीज शेल्टर देती हैं, जो इस मामले में तृणमूल सरकार के केस में हो रहा है। बल्कि मुझे लगता है कि जो ट्रेल है वो बड़े नेताओं की तरफ जाएगी, जो जांच है उसकी दिशा जो है वो टीएमसी के और सरकार के बड़े लोगों को उसकी आंच में ले लेगी। उससे ज़्यादा इस लोकसभा चुनाव के पहले मुझे जो लगता है उसकी वजह यह है कि ये एक अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को साधने का साधन भी बन गया है। ममता बनर्जी, अनुपम जी कह रहे थे कि मुसलमान वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती हैं, तो ये चूंकि एक मामला इतना बड़ा हो गया है, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, तो ममता बनर्जी भी शायद इसके जरिए अपनी राजनीति भी साध रही हैं। वो उसको बचा करके संदेश देना चाहती हैं कि देखिए मैंने जो है कितनी लड़ाई लड़ी है, जो बीजेपी है या मोदी सरकार है वो एक मुस्लिम लीडर को किसी केस में फंसाना चाहती है और मैं उसके साथ खड़ी हुई हूं, मैं उसका स्टैंड ले रही हूं। और उधर चूंकि बीजेपी के हाथ भी चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा मसला और बहुत सेंसिटिव जो जिसमें भावनात्मक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं वो मिल गया है, तो उसको भी वो इनकैश कराने में कहीं पीछे नहीं है। तो राजनीति हर तरफ है, लेकिन यहाँ मुझे जो लगता है कि केस में लोगों के नाम आएंगे, बड़े नेताओं के नाम जुड़ेंगे, उससे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को साधने की ये कोशिश है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश मुझे इसमें नजर आ रही है। देखिए, चूंकि मैं ये मानता हूं कि हर हालत में ये मिलना है, वो रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि कानून अब उसको शेख को अंदर लेके आएंगी सेंट्रल एजेंसी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बात को मैं खत्म करने से पहले देख रहा हूं कि संविधान के अंदर जो भी थोड़े बहुत लाइनें बची हुई थी उन सबको भरने की ज़रूरत होगी। एक लाइन के साथ ही ख़त्म करता हूं कि वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। लोग, संविधान की दुहाई देने वाले लोग आज खामोश बैठे हैं, और तमाम लोग वो जो इस सरकार को, केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाते हैं, उनकी आंखें शायद इस मसले पर बंद हैं। तो आज सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में बस इतना ही। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर एक नए इशू के साथ, नमस्कार।